हेलो फ्रेंड, नमस्ते। मैं प्रतिमा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्रतिमा सांकला। आज हम राजस्थान की हस्तकला के किसी एक छोटे से हिस्से की नहीं बल्कि उसके पूरे संसार की यात्रा करेंगे। हम जानेंगे कि ब्लू पॉटरी से लेकर बंधीज और मीनाकारी से लेकर लकड़ी के काम तक कौन कौन सी कलाएं इस राज्य की पहचान है। आज हम राजस्थान की हस्तकला, सारी हस्तकलाओं के बारे में पढ़ेंगे जो जो देश में ही नहीं विश्व में भी विख्यात है। चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान की हस्तकला। राजस्थानी हस्तकला हाथों द्वारा कलाकार एवं आकर्षण वस्तुओं को बनाना, यानी हाथों के द्वारा कलाकार द्वारा क्या बनाना, आकर्षक वस्तुओं को बनाना हस्तशिल्प यानी हस्तकला कहलाता है। राजस्थान में निर्मित हस्तकला की वस्तुएं न केवल भारत में प्रसिद्धि पा रही है बल्कि विदेशों में भी इन वस्तुओं की अपनी अलग अमिट छाप छोड़ी है। आज भी राजस्थान अपनी हस्तकला के लिए संपूर्ण देश में हस्तशिल्पों के आगार के रूप में जाना जाता है। राज्य की बंधेज कला, छपाई, चित्रकारी, मीनाकारी, पोटरी कला, मूर्ति कला आदि हस्तकलाएं विश्व भर में प्रसिद्ध हो गई। ये इसका स्टार्टिंग है। आगे आप देख सकते हैं कि इसमें सारी सारी कलाएं पढ़ेंगे। हम राजस्थान में जितनी फेमस है, जो विश्वविख्यात है, उन सब पढ़ेंगे। फिर हम देखते हैं कि राजस्थान राजस्थान राज्य औद्योगिक नीति 1988 में हस्तशिल्प उद्योग पर विशेष बल दिया गया है। यानी राजस्थान में कौन सी नीति आई थी? राज्य औद्योगिक नीति कब आई थी? 1988 में, जिसमें हस्त उद्योग को विशेष बल दिया गया था। राजस्थान में हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? राजस्थान का हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र बोरनाडा जोधपुर में है। कौन सा है? बोरनाडा जोधपुर में। याद रखना है कि राजस्थान में हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? बोरनाडा जोधपुर का बोरनाडा गाँव। फिर है पहली वस्त्र पर हस्तकला पढ़ेंगे। वस्त्र पर हस्तकला में पिंचाई, छपाई, बुनाई, रंगाई, कढ़ाई एवं बंदिश का कार्य किया जाता है। यानी वस्त्रों पे कौन कौन से कार्य किए जाते हैं हस्तकला में? पिंजाई, उनकी छपाई, बुनाई, रंगाई, कढ़ाई आदि बंधेज का कार्य वस्त्रों पर किया जाता है। पहली है छपाई की कला। अब छपाई की कला कैसे की जाती है, देखो। छपाई कला, जिसके को हम बोलते हैं ब्लॉक प्रिंट। क्या बोलते हैं? ब्लॉक प्रिंट। कपड़े पर परंपरागत रूप से हाथ से छपाई का कार्य छपाई कला या ब्लॉक प्रिंट कहलाता है। ब्लॉक प्रिंट और छपाई कला दोनों एक ही है। राज्य में छपाई का कार्य छिपा या खत्री जाति द्वारा किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि राज्य में छपाई का कार्य किसके द्वारा? छिपा या खत्री के जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। लकड़ी की छाप से की जाने वाली छपाई को ठप्पा या भात कहते हैं। यानी लकड़ी की छाप से जब छपाई की जाती है उसको ठप्पा या भात कहते हैं। कपड़ों पर डिजाइन बनाकर बारीक धागों से छोटी छोटी गांठें बांधने को नग बांधना कहते हैं। यानी कि कपड़ों पर डिजाइन बनाने के लिए क्या करें? बारीक बारीक धागों से या छोटी छोटी गांठें जो बांधते हैं उसको नग या बांधना कहते हैं। राजस्थान की छपाई का प्राचीनतम उदाहरण मिस्र की पुरानी राजधानी अल्फ फोस्तान में 1969 की कब्रों में राजस्थान में गुजराती छींटों को दफनाए मर्द शरीर के साथ लपेटा हुआ मिला था। इसने क्या कहा? राजस्थान की जो छपाई की प्राचीनतम उदाहरण कहाँ से मिला है? मिस्र की पुरानी राजधानी था अल्फ फोस्तान में 1969 ईस्वी की कब्रों में राजस्थानी गुजराती छपों को दफनाई मर्द शरीर के साथ लपेटा हुआ मिला था। राजस्थान में बगरू, जो जयपुर में है, सांगानेर, जयपुर, बाड़मेर, बालोतरा, पाली, अकोला, चित्तौड़गढ़ आदि रंगाई और छपाई के लिए प्रसिद्ध। याद रखना, कपड़े पर रंगाई और छपाई के लिए कौन कौन से स्थान प्रसिद्ध है? राजस्थान में बगरू जयपुर में है, वो सांगानेर भी जयपुर में है, बाड़मेर, बालोतरा, पाली, अकोला, चित्तौड़ आदि रंगाई छपाई के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद हम देखेंगे अजरक प्रिंट क्या होता है। अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है बाड़मेर। कौन है? अजमेर प्रिंट के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? बाड़मेर। अजरक प्रिंट में छपे वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। अजरक की विशेषता ये है कि इसमें दोनों ओर छपाई होती है। यानी अजरक प्रिंट में क्या होती है? कपड़े के दोनों तरफ छपाई होती है। अजरक प्रिंट में विशेषतः लाल और नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है कि अजरक प्रिंट में दोनों तरफ यानी कपड़े के दोनों तरफ छपाई होती है और ये इसमें लाल और नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अजरक प्रिंट के लिए हमारे राजस्थान का बाड़मेर शहर विश्व में प्रसिद्ध है। इसके बाद हम देखते हैं मलिर प्रिंट। कौन सा देखते हैं? मलिर प्रिंट क्या होता है? मलिर प्रिंट के लिए भी बाड़मेर प्रसिद्ध है। यानी अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट के लिए कौन प्रसिद्ध है? बाड़मेर। बाड़मेर की मलिर प्रिंट में कत्थई एवं काले रंगों का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट, बाड़मेर की जो मलिर प्रिंट है उसमें कत्थई और काले रंग का प्रयोग किया जाता है। बाड़मेर छपाई में कपड़े पर ठप्पे छपाई की नई तकनीक टिन सेल छपाई से छपाई की जाती है। यानी बाड़मेर में जब छपाई होती है कपड़ों पर, ठप्पे की छपाई की नई तकनीक आ गई। यानी ठप्पे की छपाई की जगह कौन सी तकनीक आई? टिन शेल छपाई से छपाई की जाती है। फिर हम पढ़ते हैं दाबू प्रिंट। दाबू प्रिंट क्या होता है? चित्तौड़गढ़ जिले का अकोला गांव दाबू प्रिंट के लिए जाना जाता है। यानी कि दाबू प्रिंट के लिए चित्तौड़गढ़ जिले का कौन सा गांव? अकोला गांव। यानी दाबू प्रिंट के लिए कौन सा गांव जाना जाता है? चित्तौड़गढ़ जिले का अकोला गांव दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। दाबू का अर्थ होता है दबाने से। दाबू का अर्थ क्या होगा? दबाने से। रंगाई छपाई में जिस स्थान पर रंग नहीं चढ़ाना हो तो उसे लई या लुगदी से दबा देते हैं। ये लुगदी या लई जैसा पदार्थ दाबू कहलाता है क्योंकि यह कपड़े के उस स्थान को दबा देता है जहाँ रंग नहीं चढ़ाना होता है। दाबू प्रिंट चित्तौड़गढ़ का अकोला गांव प्रसिद्ध है। और दाबू का अर्थ होता है दबाने से, यानी जिस कपड़े पर जिस जगह रंग नहीं चढ़ाना होता है उसे लई या लुगदी से दबा दिया जाता है। और ये लई या लुगदी क्या कहलाती है? दाबू कहलाती है। और क्योंकि ये कपड़े की कि उस स्थान को दबा देता है जहाँ रंग नहीं चढ़ाना होता है। अब राजस्थान में 3 प्रकार के दाबू प्रयुक्त होते हैं। याद रखना है, 3 प्रकार के क्या दाबू प्रयुक्त होते हैं। इसने कहा ना कि लुगदी या जो लई जैसा पदार्थ होता है वो क्या कहलाता है? दाबू। और दाबू भी 3 प्रकार का प्रयुक्त होता है। पहला है इसमें मोम का दाबू। कौन सा है? मोम का दाबू, जो सवाई माधोपुर में काम में लिया जाता है। मिट्टी का दाबू बालोतरा बाड़मेर में यूज में होता है। और गेहूं में बीधन का दाबू
ये होता है बगरू या सांगनेर में। याद रखना है मोम का दाबू कहाँ काम में लिया जाता है, सवाई माधोपुर में, मिट्टी का दाबू बालोतरा में, और गेहूं के बींधन का दाबू बगरू या सांगनेर में काम में लिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि अकोला में हाथ की छपाई में लकड़ी के छापे के प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें बत्त कांडे कहा जाता है। इसका निर्माण खरादिए द्वारा किया जाता है, यानी अकोला में छपाई जो हाथ की छपाई होती है, लकड़ी के छापे प्रयोग किए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, बत्त कांडे। याद रखना है कि अकोला गाँव यानी चित्तौड़ में जब छपाई का काम होता है तो उसमें जो छापे प्रयोग किया जाते हैं उस छापे को क्या बोलते हैं, बत्त कांडे कहा जाता है, और इसका निर्माण खरादिया द्वारा किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं बगरू प्रिंट। कौन सा प्रिंट, बगरू। बगरू प्रिंट जयपुर के बगरू प्रिंट में लाल और काले रंग का विशेष प्रयोग किया जाता है। बगरू प्रिंट भी कपड़े पर होता है और बगरू प्रिंट के लिए कौन सा शहर जाना जाता है, जयपुर शहर। फिर बोलते हैं सांगानेरी प्रिंट। सांगानेरी छपाई लट्ठा या मलमल पर की जाती है, यानी सांगानेरी छपाई किस पे, लट्ठा या मलमल पर की जाती है। ठप्पा, छापा और रंग सांगानेर की विशेषता है। सांगानेर में छपाई का कार्य करने वाले छिपे नाम देवी छिपे कहलाते हैं, यानी सांगानेर में जो छपाई का काम करते हैं उन छिपों को क्या बोलते हैं, नाम देवी छिपे कहते हैं। सांगानेरी प्रिंट में प्राय काला और लाल रंग ज्यादा काम में लिए जाते हैं। सांगानेरी प्रिंट को विदेशों में लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है, मुन्ना लाल गोयल को जाता है। याद रखना है सांगानेरी प्रिंट को विदेशों में लोकप्रिय बनाने का श्रेय मुन्ना लाल गोयल को जाता है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे जाजम प्रिंट। देखते हैं जाजम प्रिंट। जाजम प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़ की जाजम प्रिंट प्रसिद्ध है। इस प्रकार की छपाई में लाल और हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। यहाँ की छपाई के घाघरे प्रसिद्ध है। याद रखना है कि जाजम प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। जाजम प्रिंट प्रसिद्ध है कहाँ की, अकोला चित्तौड़गढ़ की। इस प्रकार की छपाई में लाल और हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। ये छपाई के घाघरे भी प्रसिद्ध है। जाजम प्रिंट में रंगई और छपाई है, लाल और हरे रंग की छपाई के लिए घाघरे प्रसिद्ध है। फिर आगे हम देखते हैं रूपहली व सुनहरी छपाई के लिए प्रसिद्ध। रूपहली और सुनहरी छपाई के लिए प्रसिद्ध है किशनगढ़, चित्तौड़ और कोटा। याद रखना है रूपहली और सुनहरी छपाई के लिए कौन प्रसिद्ध है, किशनगढ़, चित्तौड़गढ़ और कोटा। फिर है चुनरी भात की छपाई के लिए प्रसिद्ध है आहड़ और भीलवाड़ा। चुनरी भात की छपाई के लिए कौन से स्थान प्रसिद्ध है, आहड़ और भीलवाड़ा। सुनहरी छपाई के लिए प्रसिद्ध है मारोट व कुचामन। बोडल यानी अभ्रक की छपाई के लिए प्रसिद्ध है भीलवाड़ा। टुकड़ी छपाई के लिए प्रसिद्ध है जालोर व मारोट नगर। कौन सी, टुकड़ी छपाई के लिए जालोर व मारोट नागौर प्रसिद्ध है। खड्डी की छपाई के लिए प्रसिद्ध है जयपुर व उदयपुर। खड्डी की छपाई के लिए कौन प्रसिद्ध है, जयपुर व उदयपुर। इसके बाद हम देखते हैं राजस्थान। राजस्थान छीटों की छपाई के लिए सदा प्रसिद्ध रहा है, यानी राजस्थान जो है छीटों की छपाई के लिए क्या रहा है, सदा प्रसिद्ध रहा है। खड्डी की छपाई के लिए प्रसिद्ध है जयपुर व उदयपुर। ठीक है, फिर है राजस्थान छीटों की छपाई के लिए सदा प्रसिद्ध रहा है। छीटों का उपयोग स्त्रियों के ओढ़ने और पहनने दोनों प्रकार के वस्त्रों में होता है। छीटों के मुख्यतः दो भेद होते हैं, छिपकली और नानन। याद रखना है छिपों के दो भेद होते हैं। ठीक है, यानी कि जो छीटों की छपाई होती है कपड़ों के ऊपर, वो ओढ़ने और पहनने दोनों में होता है। उसके दो भेद हैं, एक तो है छिपकली और है नानन। ठीक है, विवाह उत्सवों में वधु के लिए धांसी की साड़ी काम में लाई जाती है। लहरदार छपाई के लुगड़ों को लहरिया कहते हैं। ठीक है, लहरदार जो छपाई के लुगड़े होते हैं उनको लहरिया कहते हैं। लहरियों के मुख्य रंग के मध्य छपाई की रेखाएं उकेली कहलाती हैं। मोठड़ी के लहरिया बधाई के लिए राजस्थान के जोधपुर उदयपुर शहर। याद रखना है मोठड़ी का लहरिया और बधाई के लिए राजस्थान का जोधपुर व उदयपुर शहर प्रसिद्ध है, यानी मोठड़ी के लहरिया और बधाई के लिए राजस्थान का जोधपुर व उदयपुर शहर प्रसिद्ध है। फिर है फाटा या फेंटा। गुजरों और मीणों के सिर पर बांधे जाने वाला साफा क्या कहलाता है, फांटा या फेंटा। याद रखना है फांटा और फेंटा क्या होता है, गुजरों और मीणों के सिर पर बांधे जाने वाला साफा। फिर आता है चारसा। चारसा क्या होता है, बच्चों के ओढ़ने का वस्त्र होता है, उसको चारसा कहते हैं। सोड और पतरने स्तरण होता है। सवानी क्या होता है, कृषकों के अंगूछे होते हैं। सवानी किसको कहते हैं, जो कृषक यानी किसानों के अंगूछे होते हैं उसको सवानी कहते हैं। बयाना अपने नील उत्पादन के लिए जाना जाता है। ये भी याद रखना, भरतपुर का बयाना किसके लिए जाना जाता है, अपने नील उत्पादन के लिए जाना जाता है। फिर हम देखते हैं सिलाई। कपड़े को छाट कर वस्त्र बनाने वाला कारीगर दर्जी कहलाता है। मेवाड़ में कोट के अंदर रुई लगाने की प्रक्रिया तराई कहलाती है। याद रखना, मेवाड़ के अंदर कोट के अंदर क्या लगाई जाती है, रुई लगाने की प्रक्रिया तगाई कहलाती है। विभिन्न रंगों के कपड़ों को विविध डिजाइनों में काटकर कपड़े पर सिलाई की जाती है, जो पेच वर्क कहलाता है। यानी विभिन्न रंगों के कपड़ों को विभिन्न डिजाइनों में काटकर कपड़े पर सिलाई की जाती है, जो पेच वर्क कहलाता है। पेच वर्क शेखावटी का प्रसिद्ध। याद रखना ये सारी चीजें कि विभिन्न रंगों के कपड़ों को विविध डिजाइनों में काटकर कपड़े पर सिलाई की जाती है, यानी अलग अलग रंगों के कपड़े लेंगे और उन पर सिलाई करेंगे तो वो पेच वर्क कहलाता है, जो पेच वर्क के लिए सिखावटी प्रसिद्ध है। फिर आता है कढ़ाई। सूती या रेशमी कपड़ों पर बादलों से छोटी छोटी बिंदी की कढ़ाई मुकेश कहलाती है, यानी कढ़ाई किसे कहते हैं, सूती या रेशमी कपड़ों पर बादले से छोटी छोटी बिंदी की कढ़ाई मुकेश कहलाती है। फिर है कहलाती है सुनहरे। राजस्थान में सुनहरे धागों से जो कढ़ाई का कार्य किया जाता है उसका जरदोजी का कार्य कहलाता है। ये भी याद रखना है कि राजस्थान में सुनहरे धागों से जो कढ़ाई का कार्य किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, जरदोजी कहलाते हैं। याद रखना, जरदोजी किससे कहते हैं, राजस्थान में सुनहरे धागों से जो कढ़ाई का कार्य किया जाता है उसको जरदोजी कहते हैं। भरत, सोफ, हुरमजी, आरी आदि शब्द कढ़ाई व पेच वर्क से संबंधित है। ठीक है, भरत, सोफ, हुरमजी और आरी। भरत, सोफ, हुरमजी और आरी शब्द किसके लिए, कढ़ाई
व पेचवर्क से संबंधित है। कांच कशीदाकारी के लिए रमा देवी को राज्य स्तरीय सिद्ध हस्तशिल्पी 1989 और 19 दिया गया। चौहटन बाड़मेर में कांच कशीदाकारी का कारोबार सर्वाधिक है। वापस याद रखना इसको, कांच पर कशीदाकारी का कार्य के लिए कौन जानी जाती है? रमा देवी जानी जाती है। किस पे? कांच पर कसीदा का कार्य करने के लिए रमा देवी जानी जाती है और उनको राज्य स्तरीय सिद्ध हस्तशिल्पी पुरस्कार मिला है 1989 और 90 में। चौहटन बाड़मेर में कांच कशीदाकारों का कारोबार सर्वाधिक है, यानी चौहटन जो बाड़मेर का एक स्थान है वहां पर कांच पर कशीदारी का कारोबार है वो सर्वाधिक किया जाता है। राजस्थान में रस्ती हमाई के ओढ़ने व जरी भात की कशीदारी कहाँ होती है? जैसलमेर में होते हैं। ये भी याद रखना है कि राजस्थान में रेस्ती छपाई के ओढ़ने और जरी भात की कशीदारी का कार्य कहाँ होता है? जैसलमेर में होता है। इसके बाद हम देखते हैं गोटा। सोना व चांदी के परतदार तारों से वस्त्रों पर जो कढ़ाई का काम किया जाता है उसको गोटा कहते हैं। कम चौड़ाई वाले गोटे को लप्पी कहते हैं और खजूर की पत्तियों वाले अलंकर गोटे को लहर गोटा कहते हैं। दोनों याद रखना है कि गोटा किसे कहते हैं? सोना और चांदी के परतदार तारों से वस्तु पर जो कढ़ाई का कार्य किया जाता है उसको गोटा कहते हैं। गोटे कम चौड़ाई वाले गोटे को लप्पी कहते हैं। याद रखना, कम चौड़ाई वाला, जिसकी चौड़ाई कम है वो लप्पी गोटा कहलाता है और जो खजूर की पत्तियों वाले अलंकृत युक्त गोटा होते हैं उसको लहर गोटा कहते हैं। गोटे का काम जयपुर व बातिक का काम खंडेला में होता है, यानी गोटे का काम सर्वाधिक कहाँ होता है? जयपुर में, और बातिक का काम कहाँ होता है? खंडेला में होता है। गोटे के प्रमुख प्रकार लपा, लपी, किरण, बांकली, गोखरू, बिजिया, नक्शी आदि गोटे के प्रकार। याद रखना, गोटे के प्रकार एग्जाम में कई बार सवाल पूछा गया है कि इनमें से ये लपा, लपी, किरण, बांकली, गोखरू, बिजिया, नक्शी आदि किसके प्रकार? ये सब गोटे के प्रकार हैं। ठीक है, लपा, लपी, किरण, बांकली, गोखरू, बिजिया और नक्शी, ये याद रखना है। ये सब किसके हैं? गोटे के प्रकार है। जयपुर का गुलाल गोटा देश भर में प्रसिद्ध है। जयपुर का कौन सा गोटा देश भर में प्रसिद्ध है? गुलाल गोटा जो होता है जयपुर का वो देश भर में प्रसिद्ध है। जयपुर का गुलाल गोटा लाख से निर्मित होता है, यानी जयपुर में जो गुलाल गोटा बनाया जाता है वो किससे बनाया जाता है? लाख से बनाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं रंगाई का कार्य। वस्त्रों पर रंगाई का कार्य करने वाले मुसलमान कारीगर रंगरेज कहलाते हैं, यानी वस्त्रों पर क्या कर रहे हैं? रंगाई का काम कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? मुसलमान कारीगर कर रहे हैं, तो उनको क्या बोलेंगे? रंगरेज बोलेंगे। सीवन खाना, रंग खाना, छपा खाना सवाई जयसिंह द्वारा संस्थापित कारखाने, यानी रंगाई के लिए सवाई जयसिंह ने जयपुर में कौन कौन से कारखाने? सीवन खाना, रंग खाना, छपा खाना बनाया है, जो वस्त्रों की सिलाई, रंगाई, छपाई से संबंधित है। फिर रंगाई के प्रकार कौन कौन से होते हैं? रंगाई का प्रकार है पोमचा, बंधेज, लहरिया, चुनरी, फेटिया, छीट आदि रंगाई के प्रकार हैं। ठीक है, पोमचा, बंधेज, लहरिया, चुनरी, फेटिया, छीट आदि रंगाई के प्रकार है। अब बंधेज क्या होता है? कपड़े पर रंग चढ़ाने की क्रिया क्या कहलाती है? बंधेज कहलाता है, यानी किसी कपड़े पर रंग चढ़ाना क्या कहलाएगा? बंधेज कहलाता है। अब है चढ़वा व बंधारा। चढ़वा और बंधारा क्या होता है? बंधाई का काम करने वाले कारीगर। चढ़वा और बंधारा क्या कहलाता है? बंधाई का काम करने वाले कारीगर होते हैं। बंधेज का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? हर्ष ऋतु में बाण भट्ट द्वारा, यानी बंधेज का सर्वप्रथम उल्लेख भी किया गया है। किसके द्वारा? बाण भट्ट द्वारा लिखी हुई है हर्ष चरित में। उसके बाद हम देखते हैं बांधनों के प्रकार कौन कौन से होते हैं? बांधनों के प्रकार है डब्बीदार, बेड़दार, चकदार, मोटड़ा, चूनर और लहरिया। जयपुर का बंधेज अधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, जयपुर का बंधेज क्या है? अधिक प्रसिद्ध है। जरी के काम के लिए जयपुर विश्व प्रसिद्ध है। बंधेज के लिए जयपुर प्रसिद्ध है, लेकिन जरी के काम के लिए जयपुर विश्व में प्रसिद्ध है। पूरे विश्व भर में जयपुर प्रसिद्ध है। किसके लिए? जरी के काम के लिए। राज्य में बंधेज की सबसे बड़ी मंडी कहाँ है? जोधपुर में है। तो बंधेज का सर्वाधिक काम कहाँ? सुजानगढ़, चूरू में। याद रखना, राज्य में बंधेज की सबसे बड़ी मंडी जोधपुर में है। याद कर लो, राज्य में बंधेज की जो सबसे बड़ी मंडी है वो जोधपुर में, और बंधेज का सर्वाधिक कार्य कहाँ होता है? सुजानगढ़, चूरू में होता है। बंधेज का सर्वाधिक कार्य सुजानगढ़, चूरू में होता है। उसके बाद हम देखते हैं, ऐसा माना जाता है कि बंधेज कला मुल्तान से मारवाड़ में आई थी, यानी कि ऐसा माना गया है कि जो बंधेज की कला है वो कहाँ से? मुल्तान से। कहाँ? ये मारवाड़ लाई गई है। बंधेज का कार्य करने के लिए तैयब खान जोधपुर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। याद रखना है, जोधपुर के जो तैयब जी खान है उनको बंधेज कार्य के लिए क्या किया गया है? पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। बंधेज कला की नींव सीकर के फूल भाटी बाघ भाटी नामक दो भाइयों ने रखी थी, यानी बंधेज कला की नींव किसने रखी? सीकर के दो भाई है, फूल भाटी और बाघ भाटी नामक दो भाइयों ने रखी। अब पोमचा क्या होता है? पोमचा स्त्रियों के ओढ़ने का वस्त्र होता है। पोमचा क्या होता है? स्त्रियों के ओढ़ने का जो वस्त्र होता है उसको पोमचा कहते हैं। और पोमचा के प्रकार है कोडी, रेणशाही, नीला, सांवली, ये सब पोमचे के प्रकार हैं। कोडी प्रकार का पोमचा, रेणशाही पोमचा, लीला पोमचा, सांवली पोमचा आदि हैं। अब पोमचा का तात्पर्य क्या होता है? पोमचा कैसे होता है? देखो, कमल फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी, यानी कमल फूलों के अभिप्राय युक्त ओढ़नी, कमल के फूल बने होते हैं। राज्य में पोमचा वंश जो वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। पोमचा बच्चे के जन्म पर नवजात शिशु की मां के लिए पीहर पक्ष आता है, यानी पीले रंग के फूलों से बनी ओढ़नी होती है। पोमचा क्या होता है? वंश वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। और पोमचा कब ओढ़ाया जाता है औरत को? जब उसको नवजात शिशु की माँ होती है, जब बच्चा होता है तो पीहर की ओर पक्ष से पोमचा आता है। बेटे के जन्म पर पीला और बेटे के जन्म पर गुलाबी पोमचा। याद रखना है कि पोमचा कब ओढ़ा जाता है? नवजात शिशु के जन्म देने के बाद औरत को पहनाया जाता है, और पीला पोमचा बेटे के जन्म पर और गुलाबी पोमचा बेटे के जन्म पर। जयपुर का पोमचा राज्य भर में प्रसिद्ध है, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कहाँ का है? जयपुर का। पोमचा सामान्यतः पीले रंग का ही होता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं आगे।
पीले पोमचे का एक ही प्रकार पटोदा का लुगड़ा सीकर के लक्ष्मणगढ़ व तथा झुंझुनू का मुकुरगंध प्रसिद्ध। यानी पीले पोमचे का एक प्रकार है पटोदा का लुगड़ा, जो सीकर के लक्ष्मणगढ़ तथा झुंझुनू मुकुरगंध का प्रसिद्ध है। चीड़ का पोमचा राज्य के हड़ौती क्षेत्र में प्रसिद्ध है। यानी चीड़ का बना पोमचा कहाँ पर? राज्य के हड़ौती क्षेत्र में प्रसिद्ध। लहरिया, राज्य में विवाहित स्त्रियों द्वारा ओढ़ी जाने वाली लहरिया ओढ़नी होती है। लहरिया के प्रकार कौन से? फौनीदार, पचलड़, खत, पाटली, झालदार, पल्लू, नगीना आदि लहरे के प्रकार है। राज्य में जयपुर का समुद्र लहरिया सबसे अधिक प्रसिद्ध है। जयपुर का समुद्र जो लहरिया है वो सबसे अधिक प्रसिद्ध है। फिर आता है मोठला। मोठड़ा क्या होता है? लहरे की लहरदार धारियां जब एक दूसरे को काटती है तो मोठड़ा कहलाती है। और राज्य में जोधपुर का मोठड़ा प्रसिद्ध है। यानी मोठड़ा किसे कहेंगे? लहरे की लहरदार धारियां जो एक दूसरे को काटती है तो क्या कहलाता है? मोठड़ा कहलाता है। राज्य में जयपुर का मोठड़ा प्रसिद्ध है। फिर आता है बंडूड़ी। बंडूड़ी क्या होता है? वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष के लिए भेजी जाने वाली चूनड़ को क्या बोलते हैं? बंडूड़ी बोलते हैं। यानी वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष के लिए भेजी जाने वाली चूनड़ क्या कहलाती है? बंडूड़ी बोलते हैं। फिर है चूनर या धना क्या होती है? बूंदी के आधार पर बूंदों के आधार पर बनी बंदेज की डिजाइन चुनरी कहलाती है। यानी छोटी छोटी चुनरी पर क्या छोटी छोटी बूंदे बनी होती है, उसको बंदेज की डिजाइन या चुनरी कहलाती है। तो बड़ी बड़ी चौकोर बूंदों से युक्त अलंकृत को धना कहते हैं। दोनों याद रखना। छोटे छोटे बूंदों के आधार पर बनी बंदेज की डिजाइन को तो चुनरी कह लेंगे, लेकिन जब बड़ी बड़ी चौकोर बूंदों से युक्त अलंकृत बनी हुई बंधीज को क्या कहेंगे? चुनरी को धनक कहते हैं। जो जोधपुर की चुनरी राज्य भर में प्रसिद्ध है। बारीक बारीक बंधीज की चुनरी बारीक बंदेज की चुनरी शेखावटी की प्रसिद्ध है। ठीक है, वापस रिपीट इस चीज को, ये पूछे गए हैं सवाल। देखो, चुनरी या धना क्या बोलते हैं? बूंदों के आधार पर बंदेज की डिजाइन चुनरी कहलाती है। ठीक है, उसके बाद उसने कहा कि बड़ी बड़ी चौकोर बूंदों से युक्त अलंकृत जो को होती है उस चुनरी को धनक बोलते हैं। जोधपुर की चुनरी राज्य भर में प्रसिद्ध है। और बंदेज का कार्य या बारीक बंदेज की चुनरी शेखावटी की प्रसिद्ध है। चुनरी जोधपुर की राज्य भर में प्रसिद्ध है। फिर आता है बुनाई। कोली एवं बलाई वस्त्र बुनने का कार्य करने वाले हिंदू जातियां होती है। बुनाई यानी कोली एवं बलाई वस्त्र बुनने का काम करने वाली हिंदू जातियां हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे राज्य में वस्त्र से संबंधित हस्तकलाएं कौन कौन सी है। पहला है कोटा डोरिया की मसूरिया साड़ी। ठीक है, कोटा डोरिया की मसूरिया साड़ी सूती धागों के साथ रेशमी धागों व जरी का काम युक्त साड़ी होती है। कोटा डोरिया की मसूरिया साड़ी कहाँ होती है? सूती धागों के साथ रेशमी धागों व जरी का जो काम होता है उसको कोटा डोरिया मसूरिया साड़ी कहते हैं। प्रमुख केंद्र कौन से हैं कोटा डोरी साड़ी के लिए? कैथून, कोटा। कोटा रियासत के शासक थे जाला जालिम सिंह ने मैसूर से कुछ बुनकरों को बुलाया, जिसमें बुनकर मोहम्मद मसूरिया ने ये कला प्रारंभ की थी। यानी कोटा डोरा की मसूरिया साड़ी के लिए प्रसिद्ध केंद्र है कैथून, कोटा। और यही कौन लेके आए थे? जाला जालिम सिंह लेके आए थे मैसूर से कुछ बुनकरों में, जिसमें प्रमुख बुनकर था महमूद मसूरिया। सूत और सिल्क के ताने बाने के साथ राज्य में कैथून और जैना मसूरिया के लिए मांगलोद, मलमल के लिए तनसुख, मथानिया ऊन के लिए बीकानेर और जैसलमेर लोई के लिए नापासर प्रसिद्ध है। वापस अब देखो, ये जो कोटा डोरिया की साड़ियाँ हैं वो देखो कहाँ कहाँ, सूत और सिल्क के ताने बाने के साथ कैथून, सूत और सिल्क के ताने बाने के साथ कहाँ पर बनाई जाती है साड़ियाँ? कैथून में। और जैनब मसूरिया के लिए मांगलोद जाना जाता है। जैनब मसूरिया के लिए कौन जाना जाता है? मांगलोद। ठीक है, फिर है मलमल व तनसुख के लिए, मलमल व तनसुख एवं मथानिया ऊन के लिए बीकानेर, जैसलमेर से लोई के लिए नापासर प्रसिद्ध है। फिर है जरी और जरदोजी का वर्क। जरी और जरदोजी वर्ग धातु से बनी चमकदार तारों के कपड़े पर कशीदारी। राजस्थान में जरी की कला राजवई जयसिंह के काल में सूरत से जयपुर से लाई गई थी। ठीक है, जरी जरदोज का वर्ग क्या होता है? धातु से बने चमकदार तारों से कपड़े पर कशीदारी करना। राजस्थान में जरी की कला कौन लेके आई? सवाई जयसिंह लेके आए, सूरत से लेके आए थे जयपुर। फिर है जसोल की झटपट्टी। जसोल गांव कहाँ है? बाड़मेर। अपने झटपट्टी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। झटपट्टियाँ बकरी के बालों से बनती है। ठीक है, याद रखना। जसोल की झटपट्टी कहाँ का प्रसिद्ध है? जसोल गांव, बाड़मेर। इसमें क्या होता है? झटपट्टी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। झटपट्टियाँ बकरियों के बालों से बनती है। फिर है दरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है लवाण, दोसा, टांकला, नागौर। दरी उद्योग के लिए कौन कौन से प्रसिद्ध है? लवाण, दोसा और टांकला, नागौर। फिर राजस्थान में सर्वाधिक दरी व गलीचे का कार्य जयपुर और अजमेर क्षेत्रों में होता है। जयपुर का गलीचा उद्योग प्रसिद्ध है। ठीक है, जयपुर का गलीचा उद्योग प्रसिद्ध है, लेकिन दरी का सर्वाधिक कार्य अजमेर और जयपुर में, सर्वाधिक दरी व गलीचे का कार्य अजमेर और जयपुर में किया जाता है। गलीचे के लिए जयपुर प्रसिद्ध, दरी उद्योग के लिए लवाण दोसा और टांकला, नागौर प्रसिद्ध है। फिर हम देखते हैं जालोर। जालोर का लेटा गांव, गुड़ा बालोतान गांव खेसला उद्योग के लिए राज्य भर में प्रसिद्ध है। यानी खेसला उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध है? जालोर का लेटा व गुड़ा बालोतन गांव खेसला उद्योग के लिए राज्य भर में प्रसिद्ध है। फिर है नमदा उद्योग। नमदा उद्योग क्या होता है? टोंक एवं बीकानेर में प्रसिद्ध है। नमदा उद्योग टोंक और बीकानेर प्रसिद्ध है नमदा उद्योग के लिए। फिर आता है बातिक। बातिक क्या होती है? कपड़े की परत को मोम से ढक कर उस पर चित्र बनाना बातिक कहलाता है। समझ में आ गया? कपड़े की परत को क्या करेंगे? मोम से ढक देंगे, फिर उस पर क्या बनाएंगे? चित्र बनाना। चित्र बनाना क्या कहलाता है? बातिक कहलाता है। बातिक कला का उद्भव दक्षिण भारत में हुआ था। खंडेला शिकर बाती कला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, खंडेला शिकर किसके लिए? बाती कला के लिए प्रसिद्ध है। आर.बी. रायजादा बाती कला के सिद्धस्त कलाकार माने जाते हैं, ये भी याद रखना है। आर.बी. रायजादा जो है बाती कला के लिए सिद्धस्त कलाकार माने जाते हैं। उमेश चंद्र शर्मा का संबंध बाती कला से ही है। फिर आता है सूट की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध जोबनेर जयपुर। यानी सूट की साड़ियों के लिए कौन प्रसिद्ध है? जोबनेर, जो जयपुर में है। फिर हम देखते हैं
हुरमुचो, हुरमुचो क्या होता है? कढ़ाई की विशेष शैली होती है। हुरमुचो क्या होता है? कढ़ाई की विशेष शैली होती है, बाड़मेर में प्रचलित है। हुरमुचो कशीदा को आधुनिक भारत में बनाए रखने का श्रेय सिंधी सिंधी समुदाय को जाता है। ठीक है, हुरमुचो क्या होती है? कढ़ाई की विशेष शैली है, बाड़मेर में प्रचलित है। हुरमुचो कशीदा का आधुनिक भारत में बनाए जाने का श्रेय सिंधी समुदाय को जाता है। फिर है लेटा मांगलोर। लेटा मांगरोल एवं सालावास कपड़े की मदों की बुनाई हेतु प्रसिद्ध जाना जाता है। लेटा मांगरोल व सालामास कपड़े की मर्दों की बुनाई के हेतु प्रसिद्ध है। फिर है जेवर शिल्प, धातु बर्तन शिल्प, अस्त्र शस्त्र शिल्प। ठीक है, जेवर शिल्प, धातु बर्तन शिल्प और शस्त्र शिल्प। सुनार का ये काम कौन करता है? सुनार। सोने एवं चांदी के जेवर बनाने का काम करने वाले कारीगर सुनार कहलाते हैं। फिर है जड़िया, नंगों की जड़ाई करने वाला कारीगर। ये नग जो होते हैं ना, नगीने, उनकी जड़ाई का काम करने वाले कारीगर को क्या बोलते हैं? जड़िया कहते हैं। फिर आता है अपनी दूसरी कला, मीनाकारी। मीनाकारी क्या होती है? सोने व चांदी के आभूषणों पर कलात्मक वस्तुओं पर मीना चढ़ाने की कला मीनाकारी कहलाती है। समझ में आ गया? सोने और चांदी के जो आभूषण है उस पर क्या बना रहे हैं? कलात्मक वस्तुएं बना रहे हैं या मीना चढ़ा रहे हैं, तो उनकी कला को मीनाकारी कला कहते हैं। मीनाकारी में मुख्यतः लाल और हरे रंग का प्रयोग होता है। ये इंपॉर्टेंट है। मीनाकारी कला में कौन से रंगों का प्रयोग होता है? लाल व हरे रंग का प्रयोग होता है। मीनाकारी की कारीगरी आमेर के राजा मान सिंह प्रथम लाहौर से जयपुर लाए थे। लाहौर के शिखों ने ये कला फारस के मुगलों से सीखी थी। ये भी इंपॉर्टेंट है। मीनाकारी की कला किसे कहते हैं? देखो, सोना और चांदी के आभूषणों पर कलात्मक वस्तुएं बनाना या मीना चढ़ाना मीनाकारी कहलाता है। मीनाकारी कला में मुख्यतः लाल और हरे रंग का प्रयोग होता है। और मीनाकारी की कला आमेर कौन लेके आए थे? राजा मान सिंह प्रथम लाहौर से जयपुर लाए थे। लाहौर के सिखों ने यह कला फारस के मुगलों से सीखी थी। फिर हम देखते हैं प्रमुख मीनाकार कौन कौन हुए। कांसीराम, कैलाश चंद, हरि सिंह, अमर सिंह, किशन सिंह और शोभा सिंह हुए। ठीक है, वापस रिपीट कि प्रमुख मीनाकार कांसीराम, कैलाश चंद, हरि सिंह, अमर सिंह, किशन सिंह, शोभा सिंह हुए। मीनाकारी का जादूगर किसे कहा जाता है? कुदरत सिंह, जो जयपुर के थे। मीनाकारी का जादूगर कुदरत सिंह को कहा जाता है, जो जयपुर के थे। सन 1988 ईस्वी में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। याद रखना, मीनाकारी का जादूगर कुदरत सिंह को कहा जाता है, जयपुर से थे। सन 1988 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। कागज जैसे पतले पतरे पर मीनाकारी बीकानेर में की जाती है। यानी कागज जैसे पतले पतरे होते हैं, यानी सोने चांदी की जो परतें होती है उस पर जो कागज की तरह पतले होते हैं उस पर मीनाकारी के लिए कौन जाना जाता है? बीकानेर। चांदी पर मीनाकारी का कार्य नाथ द्वारा राजसमंद में होता है। याद रखना है, चांदी पर मीनाकारी का कार्य कहाँ होता है? नाथ द्वारा राजसमंद में होता है। फिर हम देखते हैं पीतल पर मीनाकारी का कार्य कहाँ होता है? जयपुर में। और तांबे पर भीलवाड़ा में। तीनों याद रखना है। ठीक है, जयपुर में तो सोने चांदी पर किया जाता है और सोने चांदी दोनों का जयपुर में होता है। कागज पर बीकानेर में की जाती है मीनाकारी, चांदी पर नाथ द्वारा राजसमंद, पीतल पर जयपुर और तांबे पर मीनाकारी भीलवाड़ा में की जाती है। इसके बाद हम देखते हैं सोने पर मीनाकारी। अब ये सोने पर मीनाकारी कहाँ पे की जाती है? प्रतापगढ़ में। कांच पर विभिन्न रंगों से बहुरंगी मीनाकारी, यानी कांच पर क्या कर रहे हैं? विभिन्न रंगों से बहुरंगी मीनाकारी रेत वाली क्षेत्र कोटा में की जाती है। याद रखना, कांच पर विभिन्न रंगों से क्या कर रहे हैं? मीनाकारी कर रहे हैं। तो इसके लिए कौन प्रसिद्ध है? रेतवाड़ी क्षेत्र कोटा का। अब पढ़ते हैं थेवा कला क्या होती है। कांच की वस्तुओं पर सोने का सूक्ष्म व कलात्मक चित्रण, यानी कांच पर क्या कर रहे हैं? सोने का सूक्ष्म कलात्मक चित्रांकन कर रहे हैं। इस कला में हर रंग प्रयुक्त होता है। प्रतापगढ़ का रासोनी परिवार थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है। कला दो शब्दों से मिलकर बनी है। थेवा कला दो शब्दों से मिलकर बनी। समझ में आ गया? थेवा कला क्या? थेवा कला में क्या होता है? कांच की वस्तु पर सोने का सूक्ष्म कलात्मक किया जाता है, जो हरे रंग का प्रयुक्त ज्यादा होता है इसमें। और इसके लिए थेवा कला के लिए प्रतापगढ़ का रासोनी परिवार प्रसिद्ध है। ये कला दो शब्दों से बनी है। थेरना, थेरना का मतलब क्या होता है? बार बार स्वर्ण सीट को पीटते रहने की प्रक्रिया थेरना कहलाती है। बार बार सोने को क्या करते रहते? पीटने की प्रक्रिया थेरना कहलाती है। फिर वादा, स्वर्ण सीट पर विभिन्न आकृतियां उकरने के लिए उपयोगी के चांदी के रिंग की फ्रेम होती है। वादा क्या होती है? स्वर्ण सीट पर विभिन्न आकृतियां उकरने के लिए उपयोगी चांदी के रिंग की फ्रेम होती है। इस प्रकार स्थानीय भाषा में उच्चारित थेरना वादा से मिलकर थेवा शब्द बना है। समझ में आ गया? थेरना वादा शब्द से मिलकर क्या बना है? थेवा बना है। इस यानी थेवा कला में रंगीन बेल्जियम कांच का प्रयोग किया जाता है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि थेवा कला में कौन से कांच का प्रयोग किया जाता है? जो रंगीन होता है, बेल्जियम कांच होता है। थेवा कला का आविष्कार लगभग 16वीं सदी में प्रतापगढ़ रियासत के राजा सावन सिंह के समय हुआ था। नाथूजी सोनी थेवा कला का जनक माना जाता है। याद रखना है, पहला बात तो इसमें क्या होता है? कांच का प्रयोग। कौन से कांच का? बेल्जियम कांच का होता है, रंगीन होता है ये। और इस थेवा कला का आविष्कार कब से माना जाता है? 16वीं सदी में, जब प्रतापगढ़ की रियासत के राजा कौन थे? सावन सिंह। सावन सिंह के समय प्रसिद्ध कलाकार कौन थे थेवा कला के? नाथूजी सोनी इसके जनक माने जाते हैं। फिर हम देखते हैं थेवा कला के प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन हुए हैं। राम प्रसाद रासोनी, बेनीराम रासोनी, रामविलास रासोनी, जगदीश रासोनी, महेश रासोनी और गिरीश कुमार। थेवा कला का नाम इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका से अंकित है। थेवा कला का नाम कहाँ पर अंकित है? इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में भी अंकित है। हैदर अली ने अपनी भारत यात्रा के वर्तान में थेवा कला की मुक्त कंठ से प्रशंसा भी की है। फिर आता है जस्टिन वक्री को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थेवा कला को बढ़ावा देने के लिए राजीव गांधी सम्मान पुरस्कार 2009 से नवाजा गया था। अब हम पढ़ते हैं तबक।
तबक क्या होता है? तबक होता है चांदी के तारों को हिरण की खाल की गई परतों में रखकर कई घंटों तक पीटा जाता है। इसके फलस्वरूप बनने वाले पत्ते या तबके वर्क तैयार होता है। तबक क्या होता है? चांदी के तारों को हिरण की खाल पर की कई परतों में रखकर कई घंटों तक पीटा जाता है, जिसके फलस्वरूप बनने वाला पत्ते यानी तबक या वर्क कहलाता है। पन्नीगर, पन्नीगर क्या होता है? तबक का कार्य करने वाले कारीगरों को पन्नीगर कहा जाता है। जयपुर का पन्नीगरान मोहल्ला तबक या वर्क कार्य के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध है। यानी जयपुर का पन्नीगरान मोहल्ला जो है वो तबक या वर्क का कार्य करने के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध है। कुंदन कला क्या होती है? सोने के आभूषणों में कीमती पत्थरों को जोड़ने की कला कुंदन कला कहलाती है। ठीक है, और कुंदन कला के लिए जयपुर जिला सर्वाधिक प्रसिद्ध है। कुंदन कला सोने के आभूषणों में कीमती पत्थरों को जोड़ने की कला कुंदन कला कहलाती है। राजस्थान में कुंदन कला के लिए जयपुर जिला सर्वाधिक प्रसिद्ध है। फिर आता है कोफ्तगिरी। फौलाद की बनी हुई वस्तु पर सोने और पीतल की पतले तारों से की जाने वाली जड़ाई कोफ्तगिरी कहलाती है। यानी फौलाद की बनी हुई वस्तुएं जो मजबूत वस्तु होती है उन पर क्या कर रहे हैं? सोने और पीतल की पतले तारों से जड़ाई का कार्य कोफ्तगिरी कहलाता है। सोने और पीतल कठोर धातु पे सोने और पीतल के तारों से कढ़ाई जड़ाई करना कोफ्तगिरी कहलाता है। ये कला मूल रूप से दशमी की है। राज्य जयपुर और अलवर में कोफ्तगिरी कला के लिए प्रसिद्ध जाने जाते हैं। जयपुर अलवर जो कोफ्तगिरी कला के लिए जाने जाते हैं। इसमें क्या? फौलाद की बनी वस्तु पर सोने और पीतल की जड़ाई करना कोफ्तगिरी। तहनिशा क्या होता है? तहनिशा कला किसी भी वस्तु पर डिजाइन को गहरा खोदकर उसमें पीतल का पतला तार भर दिया जाता है। राजस्थान में अलवर जिले में तलवार जातियां उदयपुर के सिकलीगर जाति के लोग इस कला के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तहनिशा क्या होती है? इसमें वस्तु पर डिजाइन को गहरा खोदकर उसमें क्या भर दिया जाता है? पीतल को पतला तार भर दिया जाता है। और राजस्थान के अलवर जिले में तलवार जाति के लोग तहनिशा के लिए प्रसिद्ध है। उदयपुर की सिकलीगर जाति के लिए प्रसिद्ध है। फिर है तारकशी। तारकशी क्या होता है? चांदी के बारीक तारों से विभिन्न आभूषणों कलात्मक वस्तु बनाना तारकशी कहलाता है। ठीक है, तारकशी क्या होता है? चांदी के विभिन्न बारीक तारों से विभिन्न आभूषणों कलात्मक वस्तु बनाना तारकशी कहलाता है। चांदी के बारीक तारों से आभूषण कलात्मक वस्तु बनाना तारकशी कहलाता है। तारकशी का कार्य नाथद्वारा में सर्वाधिक किया जाता है, ये भी याद रखना। तारकशी का सर्वाधिक कार्य कहाँ किया जाता है? नाथद्वारा में किया जाता है। फिर आता है बादला। पानी को ठंडा रखने के लिए जस्ते यानी जिंक से निर्मित कलात्मक पानी की बोतलें होती है, उनको बादला कहते हैं। जोधपुर के बादले सर्वाधिक प्रसिद्ध है। बादलों का आविष्कार कुचामन में कुम्हारों द्वारा किया जाता है, याद रखना है। पानी को ठंडा रखने के लिए जस्ते यानी जिंक से निर्मित कलात्मक पानी की जो बोतलें होती है उनको बादला कहते हैं। जोधपुर के बादले सर्वाधिक प्रसिद्ध है और बादलों का आविष्कार कुचामन के कुमार ने किया था। फिर है मुरादाबादी। मुरादाबादी क्या होती है? पीतल के बर्तनों पर खुदाई का कार्य पर कलात्मक नक्काशी का कार्य करना मुरादाबादी कहलाता है। इसके प्रमुख कार्य केंद्र है जयपुर और अलवर, याद रखना। मुरादाबादी क्या होता है? पीतल के बर्तनों पर खुदाई का कार्य कलात्मक नक्काशी का कार्य मुरादाबादी कहलाता है। प्रमुख केंद्र जयपुर और अलवर है। फिर है कलाईगिरी। कलाईगिरी क्या होती है? तांबा पीतल आदि धातुओं के बर्तनों पर की जाने वाली चमक कलाई कहलाता है। कलाई करने वाला कारीगर कलाईगर कहलाता है। फिर है आरण। आरण क्या होता है? धातु गलाने वाले बर्तन ढालने के लिए प्रयुक्त होने वाले चूल्हा मिट्टी होते हैं जो आरण कहलाते हैं। ठीक है, धातुएं गलाने या बर्तन ढालने के लिए प्रयुक्त होने वाले चूल्हा या भट्टी को क्या कहते हैं? आरण कहते हैं। फिर है भरत या भर्त। पीतल तांबा या अन्य धातु की ढलाई का काम है जो दौसा जिले की महवा तहसील में बालाहेड़ी गांव में पीतल के ठप्पे बर्तन बनाने के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना। भरत या भर्त क्या होता है? पीतल तांबा या अन्य धातुओं की ढलाई का कार्य दौसा जिले की महवा तहसील या बालाहेड़ी गांव में पीतल के ठप्पेदार अनूठे बर्तन बनाने के लिए प्रसिद्ध है। फिर है पीलसोद। पीलसोद क्या होता है? मंदिरों में प्रयुक्त होने वाला दीप स्तंभ पीलसोद कहलाता है। मंदिरों में प्रयुक्त होने वाला दीप स्तंभ जो होता है ना उसको बोलते हैं पीलसोद। ये पीतल का बना होता है। पहुना। पहुना जो चित्तौड़गढ़ में लौह उपकरण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पहुना क्या है? चित्तौड़गढ़ का है, लौह उपकरण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बांसवाड़ा जिले के चंदू जी का गढ़ा, डूंगर जी का बोडीगामा तीर कमान के लिए प्रसिद्ध, याद रखना। बांसवाड़ा जिले का चंदू जी का गढ़ा यानी बांसवाड़ा जिले में गांव में चंदू जी का गढ़ा और जोधपुर का बोडीगामा किसके लिए प्रसिद्ध है? तीर कमान के लिए प्रसिद्ध है। बांसवाड़े जिले का चंदू जी का गढ़ा, डूंगरपुर का बोडीगामा तीर कमान के लिए प्रसिद्ध है। फिर आता है पोखरण। पोखरण अपने कलात्मक बर्तनों के लिए जाना जाता है। ठीक है, पोखरण में क्या बनाए जाते हैं? कलात्मक बर्तन बनाए जाते हैं, उसके लिए कौन जाना जाता है? अपना पोखरण जाना जाता है। फिर हम देखते हैं सोमाड़ा। सोमाड़ा कहाँ पड़ता है? दौसा में। कांसे और पीतल के हुक संपूर्ण राजस्थान में प्रसिद्ध है। कांसे और पीतल के हुक्के बनाए जाते हैं, हुक्के के लिए संपूर्ण राजस्थान में सोमाड़ा दौसा प्रसिद्ध है। फिर सिकलीगर। सिकलीगर क्या होता है? हथियार बनाने, उन्हें तीक्ष्ण तीखा करने, साफ करने, चमकाने का कार्य करने वाले कारीगर सिकलीगर कहलाते हैं। समझ में आ गया? जो हथियार बनाते हैं, उन्हें तीखा करते हैं, साफ करते हैं, चमकाने का कार्य करने वाले कारीगर सिकलीगर कहलाते हैं। फिर है भोगलिया या ठेरना, दो गांठों वाली तलवार। भोगलिया या ठेरना क्या कहलाते हैं? दो गांठों वाली तलवार। कुलाबो क्या होता है? मूठ लगी खमदार पत्ती वाली तलवार, यानी मूठ लगी होती है उस पर। ठीक है, कुलाबो मूठ लगी खमदार पत्ती वाली तलवार। फिर है अलवर तथा सिरोही। अलवर तथा सिरोही में तलवार बनाने का कार्य उत्कृष्ट कोटि का होता है, यानी अलवर और सिरोही में तलवार बनाने का कार्य क्या होता है? उत्कृष्ट कोटि का होता है। फिर पढ़ते हैं गोफन। पक्षियों को उड़ाने, पशुओं को खेत से बाहर निकालने के लिए, पत्थर फेंकने के लिए सूत की बट कर बनाई गई पट्टी जिसके दोनों छोरों पर लगभग 1 हाथ लंबी डोरी लगी होती है। गोफन मुख्य रूप से मेवाड़ और बागड़ के आदिवासियों का मुख्य हथियार है। गोफन समझ में आ गया?
जिसको हम लोकल भाषा में क्या बोलते हैं, पक्षियों को उड़ाने, पशुओं को खेत से बाहर निकालने के लिए, पत्थर फेंकने के लिए सूत की बट कर बनाई गई पट्टी, जिसके दोनों छोरों पर लगभग 1 हाथ लंबी डोरी लगी होती है। गोफन मुख्य रूप से मेवाड़ बागड़ के आदिवासियों के लंबे हथियार होते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा होता है। फिर इस पे बंधी होती है एक रस्सी, उस पे ऐसे रबड़ खींच के, पत्थर खींच के फिर उसको लगाया जाता है। फिर है नागौर, राजस्थान का धातु नगर कहलाता है। नागौर को क्या बोलते हैं? राजस्थान का धातु नगर। अबे मणिहारे एवं लखारे कौन होते हैं? लखारा बनाने एवं बेचने का धंधा करने वाला कारीगर लखारा कहलाता है। फिर है कातरिया, कांच की चूड़ियां बनाने वाला कातरिया। लाखों लिया क्या कहलाता है? लाख की छोटी छोटी अंगूठियां बनाता है। लाखों लिया क्या होती है? लाख की छोटी छोटी अंगूठियां। जंदरी, लकड़ी से बना यंत्र जिसपे चूड़ियां उतरता है। जदरी क्या कहलाता है? लकड़ी का बना हुआ यंत्र होता है, यानी एक मशीन होती है जिसपे चूड़ी का चूड़ियां उतरवाता है। फिर है मोकड़ी, ला की बनी चूड़ियां मोकड़ी कहलाती है। जयपुर की ला की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ला के आभूषणों एवं खिलौनों का निर्माण उदयपुर में अधिक होता है, याद रखना है। मोकड़ी किसे कहते हैं? ला की बनी चूड़ियां होती है। जयपुर जो है ला की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, और ला के आभूषणों खिलौनों का निर्माण कहाँ होता है? उदयपुर में। ये इंपॉर्टेंट है कि ला की चूड़ियां और ला के आभूषणों और खिलौने का निर्माण सर्वाधिक उदयपुर में होता है, और ला की चूड़ियां जयपुर की प्रसिद्ध है। फिर हम देखते हैं कि मूठिया, मूठिया क्या होता है? 4 या 8 चूड़ियों का जो जोड़ा होता है उसको मूठिया कहते हैं। अब है अपनी कास्ट कला, जो हम सेकंड वीडियो में कवर करेंगे। अभी लंबा हो गया है वीडियो, बाकी वाली की जो हस्तकलाएं वो आप सेकंड पार्ट में देख सकते हैं।